नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बरसात के मौसम के बाद हमें हरियाली तो देखने को मिलती है, ठंडक और ताज़गी का एहसास तो ज़रूर होता है, लेकिन इस मौसम के वजह से संक्रामक बीमारियों का फैलने का जो खतरा है वो भी उत्पन्न हो जाता है। और इसका वजह ये है कि पहले तो हवा जो है उसमें नमी और गंदगी होती है, और साथ ही साथ में जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैज़ा जैसी बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं। आज इन्हीं बीमारियों पर हम चर्चा करने वाले हैं, और ख़ास करके आयुर्वेदिक चिकित्सा में इनका क्या उपचार है, क्या कुछ लक्षण है और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर कमलेश। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत आम हो जाती हैं? बरसात के दिनों में जब गर्मी के बाद ये आती है ऋतु, तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है आदमी को, लेकिन ये भी बहुत तरह की बीमारियां साथ में लाती है। तो वर्षा ऋतु में दो तरह की बीमारियां मुख्य तरह से होती है। एक हो गया कि एयरबोर्न डिजीज़, जो हवा से उत्पन्न होती है। हवा में चूँकि बहुत सा मॉइस्चर रहता है और विभिन्न तरह के वायरस को वो कैरी करता है। और दूसरा है पानी से, चूँकि पानी सब मिल जाता है, आके मिक्सअप हो जाता है, अच्छा पानी भी, ख़राब पानी भी, नाली का पानी वगैरह भी मिल जाता है, जिससे अनेक तरह से बैक्टीरियल बीमारी भी होती है। तो जो मिक्सअप होता है, जो एयरबोर्न डिजीज़ है, उसमें मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वगैरह, फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फ्लू फैलने लगता है। और वो फैलता है तो मास में फैलने लगता है। फ्लू में क्या होता है, उसका लक्षण है कि बार बार छींके आना, गला खराश होना, छाती में दर्द होना, खांसी होना, बुखार होना, ये सारा लक्षण पैदा होते हैं। और फ्लू में एक और ख़ास बात है कि उसमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, उसके लिए मास्क लगाना चाहिए। तो इसलिए मास्क लगाने से हम लोग जो खांसेंगे, छींकेंगे, वो दूसरे आदमी को नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिनको भी फ्लू हो या जिनको भी वायरल बीमारी हो, वो लोग मास्क लगा के रहें और भीड़ भाड़ वाला जगह में नहीं जाएं। उसके लिए है कि उनको प्रॉपर डाइट देना चाहिए, मैक्सिमम लिक्विड डाइट दें। और जैसे हॉर्लिक्स वगैरह, दूध वगैरह मैक्सिमम मात्रा में लें, फलों का रस लें, इस तरह से बीमारी लें। और अगर उसके बाद भी अगर नाक में सर्दी रहती है, अगर छींके आती है, तो उसके लिए हम लोग एक आजकल बना बनाया बाज़ार में आता है, एक सीतोपलादी चूर्ण आती है, उसको 1 चम्मच सुबह शाम लेने से उससे राहत मिलती है। डॉक्टर, एक बीमारी आपने बताई फ्लू, लेकिन और भी बहुत सारी, क्योंकि आपने 2 तरीके की बीमारियां बताई, एक तो एयरबॉर्न होगा और एक पानी से होगा, तो दोनों में और कौन कौन सी बीमारियां? जैसे दोनों में, एयरबॉर्न में है, जैसे इसमें है मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, उसके अलावे बहुत सा फंगस का बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग स्किन का रिलेटेड बीमारी बोलते हैं। तो ये सारी बीमारी पैदा हो जाती है बरसात के दिनों में। तो अगर मान लीजिए डेंगू जिनको हो गया, इसी महीना में डेंगू होता है, तो जिनको डेंगू हो गया उनके लिए तो समस्या है। तो उनके लिए क्या उपचार है कि सबसे पहले है कि एयरबोर्न डिजीज़ या वायरल डिजीज़ से बचने के लिए अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना चाहिए। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा खाना पीना खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी आजकल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी चढ़ जाता है और नीचे से कीड़ा या बैक्टीरिया वगैरह वो पानी में भीग जाता है, जो उबालने से भी नहीं निकलता है। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जी नहीं लें। और उससे माने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है कि 1 आंवला प्रतिदिन अगर खाए, तो उससे है कि शरीर में इम्यूनिटी हमें बना रहती है। आंवला का मुरब्बा है या आंवला का चूर्ण है, इस तरह से खाने से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है। दूसरा एगो चीज़ है कि हम लोग 2 छुहाड़ा अगर डेली लेते हैं तो उसमें भी राहत मिलता है। तीसरा है कि अगर फ्लू है या कोई भी वायरस डिजीज़ है, तो उसमें हम लोग एक काढ़ा आता है,
जिसको ऐसे जिसको हम लोग चित्रक है, नींबू है, पीपली है, तेजपत्ता है और तुलसी का, इस सब का काढ़ा बना के अगर प्रतिदिन 20 ml मात्रा में 2 से 3 बार लिया जाए तो इससे काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो वायरल बीमारी है या जो हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है। उसके अलावे अगर नहीं ठीक हो तो फिर हम लोग उसमें एक आयुर्वेदिक दवाई आता है जिसको हम लोग चंद्रामृत रस बोलते हैं, उसको 1 टैबलेट सुबह शाम लेने से शरीर का खांसी बुखार वगैरह में कमी होने लगती है और धीरे धीरे वो पेशेंट ठीक होने लगता है। ये चीज़ है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी सुधार लेंगे तो कई बीमारियां बहुत कम चांसेस है कि वो हमें होंगी। और एक चीज़ जो हम सब सोचते हैं कि हरी पत्ती जो है वो मतलब हरी साग सब्जियां हमेशा खानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपने बहुत नई बताई कि बरसात के मौसम में हो सके तो इससे बचें। पहले का कहावत भी है कि सावन साग न भादो दही, आसीन दूध न कार्तिक मही। माने सावन में साग नहीं खाना चाहिए। अब तो सावन आ गया है तो सावन में साग इसीलिए नहीं मना किया जाता था कि वो गंदा पानी उसमें साग में वो ले लेता था। और वो जब गंदा पानी ले लेगा तो उसमें साथ में बैक्टीरिया वायरस भी जाएगा, तो जिसको अगर हम लोग बना के खाएंगे तो वो हम लोगों को भी होने का चांस रहता है। जी, एक एक करके हम बरसात में होने वाली रोगों पर उन चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि डेंगू ले लेते हैं तो उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं और आयुर्वेद में क्या उपचार है, कैसे बच सकते हैं? देखिए, डेंगू अगर हो गया किसी आदमी को तो उसमें है कि बहुत तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है। उसका एक स्पेशल लक्षण है कि आँख के नीचे दर्द होने लगेगा। अच्छा। आँख के नीचे दर्द होने लगेगा और जब उसमें प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, उसको हम लोग बार बार खून जांच करा के देखते रहते हैं कि इसका प्लेटलेट ठीक है कि नहीं, क्योंकि डेंगू एडिज नामक मच्छर से होता है और वो साफ पानी में होता है। गंदा पानी में उसका मच्छर नहीं डेवलप करता है, इसलिए आसपास जितने भी रहें पानी जमने का जो भी जगह है उस सब को हटा देना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचे कि साफ पानी है इसमें नहीं होगा, उसी में वो अंडा देता है और उसी से वो मच्छर उत्पन्न होता है। तो इसलिए आसपास साफ सफाई रखें बढ़िया से, हाथ को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद जो है उसमें मास्क लगा के रखें। और डेंगू में चूँकि प्लेटलेट कम हो जाता है इसलिए वैसी स्थिति में प्लेटलेट को बढ़ाने का ही उपाय करना चाहिए। जैसे सबसे बढ़िया है जो पपीता का, अभी जितनी भी दवाइयाँ आती हैं बना हुआ, वो सब पपीता का ही बना हुआ रूप है जो प्लेटलेट बढ़ाने के काम में आती हैं। तो जैसे पपीता का स्वरस, पपीता का पत्ता का स्वरस निकाल के प्रत्येक दिन 20 ml 15 से 20 ml के मात्रा में 2 बार लेने से प्लेटलेट का काउंट 20 दिन में बढ़ जाता है जी। और उसको बीच बीच में हम लोग वॉच करके देखते हैं। एक तीसरा लक्षण जो है डेंगू का वो है रक्तस्राव होना। यदि डेंगू ऐसे तो नॉर्मल रेंज है कि 1.5 लाख से नीचे होगा तो मैंने समझना चाहिए, लेकिन आजकल जो है उसमें कम से कम 25,000 अगर प्लेटलेट है और अगर उससे नीचे हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दवा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो और या उसके लिए कम से कम स्पेशल अटेंशन लेना पड़ता है। उसमें है कि उसको अस्पताल में ले जाके भर्ती कराना पड़ता है। उसका एक ही इलाज है कि प्लेटलेट चढ़ाना। जी डॉक्टर, इस मौसम में ना एक बीमारी जो सबसे आम होती है वो है सर्दी खांसी। तो बहुत सारे दर्शक होंगे जो सर्दी खांसी के लिए सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद में क्या उपचार है, तो क्या उपचार है आयुर्वेद में सर्दी खांसी के लिए? देखिए चूँकि इसमें तो सर्दी जितने भी वायरल डिजीज़ हैं सब में खांसी सर्दी पहले होता है। तो इसमें खांसी होता है, सर्दी होता है, तेज़ बुखार होता है। वायरल फीवर में कम से कम बुखार पहुंच जाता है 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक ऐसे चला जाता है। बच्चों में भी पकड़ता है ये। तो इसलिए उसका उपचार के लिए सबसे पहले हम लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा गर्म पानी को उबाल करके, चूँकि पानी दूषित हो जाता है, जो पानी मिक्सअप होने से पानी दूषित हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग को
पानी को उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए, या साफ़ पानी आरओ वगैरह का प्रयोग, आरओ वगैरह का अगर पानी का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। और उसी में हम लोग काढ़ा जो हम बताए उसको लेना चाहिए। अगर वायरल फीवर है और बहुत ज़ोर की बुखार है और घर में कोई दवाई नहीं है, वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वैसी स्थिति में है कि 1 चम्मच मधु 1 गिलास गर्म पानी में अगर उसको पिला दें तो उससे तुरंत बुखार उतर जाता है। बिल्कुल आजकल का पैरासीटामोल जैसा काम करता है जी। तो इसलिए अगर घर में कुछ नहीं है, सिर्फ मधु घर में है, तो उसको 1 चम्मच मधु पानी में, गर्म पानी में घोल के रोगी को पिला दें, उससे बुखार उतर जाएगा जी। वायरल फीवर का, या सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। अब खांसी ठीक होने के लिए बहुत सा है, जैसे पीपली है, पीपली को हम लोग थोड़ा सा भून देंगे, भूनने के बाद उसको पाउडर बना दें, पाउडर बना के उसको एक एक चम्मच के मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में 1 चम्मच मधु के साथ अगर लें तो उससे हम लोगों को खांसी में बहुत राहत रहता है। उसके अलावे आपको इसके पहले बता चुके हैं कि सीतोपलादी चूर्ण का हम लोग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें है कि आधा चम्मच, सीतोपलादी मतलब 5 चीज़ हो गया। सीत मने होता है मिश्री, प से पीपली, ल से लौंग, इस तरह से द से दालचीनी, इस तरह से 5 चीज़ों के मिलने से बनता है। तो अगर घर में कुछ नहीं है तो सीतोपलादी चूर्ण को आधा चम्मच ले करके उसको थोड़ी सी मधु मिला के लेने से लाभ होता है। उसके अलावा काढ़ा भी ले सकते हैं, जैसे पीपली है और उसके बाद चित्रक है, नींबू है, थोड़ा सा मधु मिला दीजिए उसमें, और गर्म पानी में काढ़ा बना करके कम से कम उसको 20 ml के मात्रा में, अगर हमको अदरक है, उसमें अदरक भी थोड़ी सी डालनी चाहिए, तो उसमें अगर हम लोग उतना लेते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होगा और बुखार उससे उतरने लगता है। जी। अभी के दौर में ज़्यादातर लोगों का हो गया है कि कुछ भी होता है सबसे पहले हम एलोपैथी पर ही चले जाते हैं, और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, खास करके नई जनरेशन को। तो सबसे पहले ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कैसे अलग है, ये जानना चाहेंगे। ये चिकित्सा अलग नहीं है, ये 2 सिद्धांत पर आधारित है। जी। जैसे हम लोग के शरीर में, जैसे पुराना कहावत है एगो, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति विद्यते। स्वस्थ मनुष्य का परिभाषा क्या है? कौन आदमी स्वस्थ है? तो जिसका वात पित्त कफ सेम है। अच्छा। या सम धातु, जिसका धातु रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, ये सब 7 धातु ठीक है, और जिसका प्रसन्न आत्म इंद्रिय, जिसका आत्मा मन इंद्रिय प्रसन्न है, वही आदमी स्वस्थ है। जी। तो ये आयुर्वेद का इतना बड़ा स्कोप था, या इतना बड़ा उसका एरिया था, जो लोगों को समझने में देर हुआ, और इसको अब WHO भी इस चीज़ को मान रहा है। इसलिए अभी जो हाल में बीमारी एक फैली थी आपको, कोरोना है, उसमें आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा रोल हुआ। तो इसलिए ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है अब लोगों को एक्सेप्टेबल हो रहा है, इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा इसमें रिसर्च वगैरह कम होता था, काम कम होती थी, जिसके चलते इसका उपयोग उतना नहीं था। जी। कई बार आपने चर्चा में बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में ही मौजूद हैं, जिसका आप इस्तेमाल करके बीमारियों से बच सकते हैं। जानना चाहेंगे कि इस मौसम में ऐसे क्या कुछ चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ किया जाए, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने हम डाइट में या अपने देखिए आपका आहार में डाल सकते हैं। आपका किचन ही आपका रसोई है। जी। अब जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें हल्दी का उपयोग करते हैं, आपका अदरक का उपयोग करते हैं, उसके अलावे पीपली है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सारे औषधि हैं। ये सारे को लेने से शरीर में इम्यूनिटी पावर उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। लहसुन है, लहसुन भी बहुत अच्छी बीमारी है, ये हार्ट के लिए भी ठीक है, सर्दी खांसी के लिए भी ठीक है। तो इसलिए अगर प्रतिदिन हम लोग 2 गो लहसुन प्रतिदिन अगर लेते हैं खाली पेट, तो इससे गैस की समस्या और कोलेस्ट्रॉल वगैरह
सब कम होने लगता है। इससे हृदय रोग की बीमारी नहीं होती है और लोग ठीक होते हैं इससे। जी, त्वचा के रोग जो हैं बहुत आम हो जाते हैं बरसात के मौसम में, दाग, खाज, खुजली या फिर फोड़ा वगैरह होने लगता है, तो उस सब का क्या कारण है? चूँकि वर्षा का पानी होता है, वर्षा के दिनों में तो स्किन की बीमारियां डेवलप होती है। स्किन की बीमारी डेवलप होने से शरीर में खुजली वगैरह होने लगता है, रैशेज होने लगता है। खास करके बच्चों में जो है वो कभी कभी क्या होता है कि भींगा हुआ कपड़ा जंघिया वगैरह पहना दिए तो उससे भी रैशेज निकल जाता है। तो ये बीमारी इसमें आम है। इसमें है कि हम लोग जिसको हम लोग शीत पित्त बोलते हैं, शीत माने ठंडा और गर्म, दोनों से बीमारी जो है हम लोग का स्किन पर इफेक्ट पड़ता है। उसके कारण से ही कवक रोग या फंगस जिसको हम लोग बोलते हैं, फंगस रोग होता है। उसमें खूब खुजली होती है और तो उसके लिए है कि हम लोग कोई पाउडर वगैरह लगा दिए या माने उसको लगा के, या हमेशा सूखा हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए। उसमें भींगा हुआ कपड़ा बिल्कुल नहीं पहने, वो नुकसान करता है। और पेट से जुड़ी समस्याएं जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसका भी क्या कारण है और आयुर्वेद में क्या उपचार है? पेट से जुड़ी समस्या जो होती है वो तो अभी एक जो बुखार अभी होता है, जो पानी के चलते जो बुखार होता है या दूषित खाना के चलते होता है, वो होता है टाइफाइड। तो टाइफाइड में ही उसको आंतरिक फीवर बोलते हैं। वो उसके कीटाणु जो है आंत में ही रहते हैं और जो हम लोगों को शरीर में पैदा करता है टाइफाइड। तो इसलिए टाइफाइड के कारण से ही पेट खराब वगैरह होता है। उसमें है कि बहुत जगह देखते हैं कि पेचिस हो गया, तो पेचिस हो गया तो अमोबियासिस हो गया। बरसात के दिनों में एक और रोग होता है हैजा, जिसको हम लोग बोलते हैं। पहले तो होता था लेकिन आज हैजा बहुत कंट्रोल है। उसमें मेनली होता है कि डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, जिसको निर्जलीकरण बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों को अब तो पानी चढ़ाने का आ गया, पानी चढ़ाते हैं तो उससे उसका बीमारी कम हो जाता है। तो इस तरह से पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है। तो ये सारा चीज़ पेट के रोग है। उसके अलावे है कि इसमें गैस भी बनती है जी। चूँकि पानी बाहर से आता है, पानी मिक्सअप हो गया तो हम लोग जब पीते हैं तो वो शरीर में जाके तरह तरह का जीवाणु पैदा करते हैं जी। और जीवाणु पैदा करने से वो खाना पचने नहीं देते हैं। या दूषित खाना, बहुत से लोग हैं कि कोई भी खाना बना या सब्जी बना तो फ्रिज में रख दिए। तो फ्रिज में रखने से उसमें, फ्रिज में तो अवश्य के टाइफाइड का कीटाणु होता है। जो भी खाना हम लोग फ्रिज में रखते हैं, अब फ्रिज को फिर गर्म करके खा रहे हैं तो उसी से मैक्सिमम टाइफाइड होता है। तो इसलिए कम से कम फ्रिज का खाना नहीं प्रयोग में करना चाहिए। गैस दस्त की बीमारियां तो आम होती ही हैं, पर कुछ लोगों को ना इस मौसम में समस्या होने लगती है बाल झड़ने की और डैंड्रफ की भी। इसका क्या कारण है? बाल झड़ने की समस्या, जो लोग जैसे बहुत से हमारे नवयुवक लड़के लोग हैं, वो लोग जाते हैं बरसात में। अब बरसात में भीग के आए, उनका सिर भींगा हुआ रह गया और उसी तरह से रह गए, जिसके कारण से उसमें बाल का जड़ जो है कमज़ोर होता है और बाल झड़ने लगता है। अब उसके लिए है कि आप बाहर से जब भी आइए तो बढ़िया से सिर को तौलिया वगैरह से पोंछ लें और पोंछने के बाद उसको खूब बढ़िया से सुखा लें। और जो भी आप बाल में तेल लगाते हैं तो उसमें सरसों तेल लगा लें। और इससे ये भी बचाव होगा कि पानी में भीग के आए हैं तो जो बुखार या सर्दी खांसी या वायरल की जो डिजीज़ होगी वो भी नहीं होती है जी। तो इसलिए माने बरसात में भीग के बढ़िया से धो लेना चाहिए जी। उसके अलावा बहुत लोगों को देखते हैं कि डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। तो डैंड्रफ तो एक तरह का वो भी पानी से होता है मैक्सिमम। ऐसे तो डैंड्रफ आजकल हर लोगों को
शाम तो उसका तो कई ग्रुप है, उसमें पाल्म ये स्काल्प सोराइसिस भी बोलते हैं, वो भी डेंड्रफ जैसा जी, जी। होता है। लेकिन जो डेंड्रफ होता है उसको भी बढ़िया से धो के अगर सिर में तेल लगा के रखें, मेन है कि स्काल्प को मॉइस्चर होना चाहिए। स्काल्प में अगर मॉइस्ट नहीं है तो वो स्काल्प ही धीरे धीरे टूटने लगता है और डेंड्रफ पैदा होने लगता है। जी। तो इसके लिए है कि सबसे बढ़िया है कि आप सरसों तेल लगाएं या नारियल तेल लगाएं, जो भी लगाते हैं आप लगाएं, तो उससे है कि आपको लाभ होगा। जी, शुरुआत में जब आप डेंगू के बारे में बता रहे थे तो आपने बताया कि ऐसे ही व्यक्ति को डेंगू होगा जिसके आसपास में या तो साफ़ पानी इकट्ठा हो गया हो, और इस मौसम में ये बहुत कॉमन होता है कि साफ़ पानी या गंदा पानी जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर मच्छर पनपने लग जाते हैं। मच्छरों से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इस मौसम मच्छर में? से एक तो बीमारी और होती है जैसे मलेरिया, जी। जो वर्षा के दिनों में बहुतायत रूप से फैलता है। खास करके जो गांव वाले इलाके हैं उसमें मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलता है। उसमें भी मादा मच्छर है एनोफिल्स मच्छर से फैलता है मलेरिया। अब उसमें है कि तेज़ बुखार होगा, तेज़ सिर दर्द होगा। उसकी पहचान है कि उसका कमर में दर्द होगा। अच्छा। जब सब दवा से नहीं उतरता है तो कमर दर्द अगर किसी को है तो हम लोग समझते हैं कि इसको मलेरिया है। और उसमें भी बहुत तेज़ बुखार होता है, और उसमें जब भी बुखार उतरता है तो पसीना देके उतरता है। ये पहचान है। रोगी हमेशा जब बुखार उतरेगा तो पूरा पसीना से भीग जाएगा। तो ये सारा चीज़ होता है। तो मलेरिया भी इसी मौसम में होता है और उसका भी उपचार करना चाहिए। सब इससे बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी लगा के रहें और हाथ साबुन से हमेशा धोएं, और कोई भी कीटनाशक जो है उसको आसपास हम लोग छींटते रहें। जैसे डीडीटी है, फिनिट है, इस तरह का जो कीटनाशक है वो आसपास छींटें। उसमें पानी आसपास जमा नहीं होने दें। एनोफिल मच्छर के तो गंदे पानी में जन्म लेते हैं, तो इसलिए आसपास जितना भी पानी का साधन है घर के आसपास, वो एक को भी नहीं रहने देना चाहिए, उस सब को हटा देना चाहिए। डॉक्टर, आपने मलेरिया से बचने का उपाय भी बताया, ये भी बताया कि क्या लक्षण हो सकते हैं, उपचार क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेदिक में उपचार है, इसमें हम लोग एंटी मलेरियल दवाई देते हैं। इसमें एक है कि काल मेघ एक आता है जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मिलता है, काल मेघ। जी। तो काल मेघ या चिरैता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो चिरैता के अगर स्वरस को मिला करके या करंज के बीज को पीस के मिला कर लेने से आपका मलेरिया में रोकथाम होता है। उसके अलावा आजकल उसमें तो विषम बुखार आता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, और टाइम बना देगा। जी। जैसे 12 बजे आता है तो 12 बजे रात में ही आएगा और जाड़ा दे के लगने लगेगा। और जाड़ा इसलिए लगता है कि वो जो मच्छर काटता है तो उससे हेमोजॉइन पिगमेंट बनता है। एक तरह से हेमोजॉइन एक टॉक्सिन शरीर हम लोग के शरीर में पैदा होता है, जिसके कारण से ही हम लोग को जाड़ा लगता है और जाड़ा दे के बुखार आता है। तो उतना डिटेल में तो नहीं बताना है, तो इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग अब तो सिंपल दवाई भी पैरासीटामोल वगैरह भी खा लेते हैं, या एंटी मलेरियल भी दिया जाता है उसमें। तो बहुत लोगों को प्रोफाइलिक्स के रूप में, जहाँ मलेरिया फैल गया है बहुत ज़्यादा में, जैसे चाईबासा वगैरह में इधर फैलता है, आपका इधर जंगल गुमला साइड में सिमडेगा वगैरह में इधर मलेरिया काफ़ी मात्रा में फैलता है। तो इसलिए हम लोग उधर एंटी मलेरियल टैबलेट जो है 5 दिन का हम लोग खिला देते हैं, उससे बचाव होता है। जी। बरसात के मौसम में हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन कपड़े गीले हो ही जाते हैं, और सूरज नहीं निकलता है तो कई बार गीले कपड़े पहन करके हम चले भी जाते हैं, और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन की बहुत समस्या होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग पहले बढ़िया से सुखा लें और सूखा कपड़ा ही पहने, गंदा कपड़ा नहीं पहने, और उसमें पाउडर वगैरह छिड़क दें और उसके बाद पढ़ाएं। खास करके बच्चों में बहुत ज़्यादा इस समस्या होती है, तो इसलिए बच्चों को बचने के लिए उनको पाउडर वगैरह छीट दें
और उससे सूखा कपड़ा ही पहनाएं, इसीलिए। और नहीं तो फंगस डेवलप हो जाए। उसके बाद बहुत सा क्रीम वगैरह भी आता है, लेकिन क्रीम लगाते भी रहिएगा तो फंगस रोग जल्दी जाता नहीं है। फंगस इसीलिए है कि वो निकलते रहता है। हम जैसे बाहर पेड़ उड़ पर देखते हैं कि फंगस उग जाता है, उसी तरह से हम लोग के शरीर में भी वो उग जाता है, और वही धीरे धीरे डेवलप करता है। तो इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि सुखा के उसमें पाउडर छीट के और बढ़िया से सूखा कपड़ा ही पहनाना चाहिए। जी, मौसम बदलने की वजह से कई लोगों को नींद की भी समस्या होती है, तो अगर किन लोगों को अभी इस बरसात के मौसम में नींद नहीं आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है और उपाय क्या है? देखिए, नींद नहीं आने का कारण तो बहुत सा है। तनाव है मौसम के कारण से, मान लीजिए पानी पड़ रहा है बार बार, तो बहुत दिनों को ये एक इसको हम लोग बोलते हैं विंटर ब्लू। एक तरह से जैसे पानी जब होगा, पानी पड़ते रहेगा, पानी जब पानी पड़ते रहेगा तो मौसम वेदरी हो जाता है। वेदरी हो जाएगा तो धूप नहीं निकलेगा, और धूप नहीं निकलने से वो हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड में एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा तो आदमी को सैड लगेगा, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा लगेगा कि मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में उसको धीरे धीरे नींद नहीं लगने लगती है। जी डॉक्टर, इस समय जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको कि बरसात से जुड़ी बीमारियों से वो ग्रसित, तो उनको आप क्या सलाह देते हैं आमतौर पर? उनको हम सलाह देते हैं कि सबसे अच्छा है कि साफ़ सफाई बने रहे, हमेशा हाथ को धोते रहें, अगर सर्दी खांसी हो गया है तो मास्क लगा के रहें, और एक काढ़ा आजकल गर्मी के दिन में जो हम काढ़ा बताए हुए हैं उस काढ़े को अगर लें तो आपको लाभ मिलेगा। उससे है कि आपको जल्दी बीमारी या संक्रमण नहीं होगा। आप उसको लेते रहिए। उसके अलावे गर्म पानी में बोले थे थोड़ा सा मधु मिला के, अगर बुखार है तब 1 गिलास मधु में लेना है, 1 गिलास पानी में मधु लेना है। लेकिन अगर बुखार नहीं है तो 1 चम्मच मधु आप प्रतिदिन खाएं। 1 आंवला का मुरब्बा अगर प्रतिदिन खाएं तो आपका शरीर का इम्यूनिटी बना रहेगा, और आपको कोई बीमारी का आक्रमण की संभावना बहुत कम रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर, और बरसात में होने वाली बीमारियों पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए, और आयुर्वेद में उनका क्या उपचार है, सारी बीमारियों के लक्षण भी बताने के लिए, और बचने के लिए क्या कुछ उपाय वो सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग बीमारियां और उनके विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में क्या कुछ उपचार है उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा आज का एपिसोड आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल है, 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।